ना मिचेल स्टार्क है ना जो हेजलवुड है। यदि अभी नहीं जीते तो कब जीतेंगे? 10 साल से ज्यादा हो गए हैं, इंग्लैंड एसेस जीत ही नहीं पा रही है, ना इंग्लैंड के अंदर ना ऑस्ट्रेलिया के अंदर। 2005 में भी 16 साल का कर्ज टूट चुका था, क्या 10 साल का कर्ज इस बार टूट जाएगा? सवाल यही है कि इंग्लैंड की ये टीम इतनी कैपेबल भी है क्या कि ऑस्ट्रेलिया की जमीन में उनको हरा के आ जाए? देखिए, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले जितना ज्यादा हो सकता है इस वीडियो को आगे हाइप करिए, आपसे रिक्वेस्ट है, ताकि रीच चैनल की दोबारा पहले जैसी हो जाए। अब 21 नवंबर से एसेस स्टार्ट होना है और एसेस स्टार्ट होने के लिए इंग्लैंड ने अपनी स्क्वाड ड्रॉप कर दी है। इंटरेस्टिंग बात यह है कि इंग्लैंड ने अपनी 15 नहीं 12 मेंबर स्क्वाड ड्रॉप की है, मतलब लगभग इन्होंने सारे खिलाड़ी ड्रॉप कर दिए जो खेलने वाले हैं। इंग्लैंड को यदि आप देखेंगे तो 2015 के बाद ये एसेस जीत नहीं पा रहे हैं। 15 के बाद 4 एसेस खेली गई है, जिसमें ऑस्ट्रेलिया के अंदर 2 बार ये क्लीन स्वीप हो चुके हैं। इंग्लैंड के अंदर जो इनके होम ग्राउंड में एसेस हुई है वहां पे 2-2 से इन्होंने ड्रॉ खेला है, मतलब ट्रॉफी रिटेन लगातार ऑस्ट्रेलिया ही करता जा रहा है। दिक्कत वाली बात है कि इस बार जो एसेस होनी है वो ऑस्ट्रेलिया के अंदर ही होनी है, और ऑस्ट्रेलिया के अंदर तो एक क्लीन स्वीप होते हैं लगातार। बट इस बार माहौल काफी अलग है, क्योंकि पैट कमिंस पहले मैच में नहीं होने वाले हैं। हेजलवुड शायद 2-3 मैच ना खेल पाए, मतलब कि ऑस्ट्रेलिया टीम लड़खड़ाती दिख रही है। इवन वार्नर जैसे लेजेंडरी खिलाड़ी जो लगातार रन बनाते थे रिटायर हो चुके हैं। इंग्लैंड के पास बहुत बड़ा मौका है कि वो मैचेस जीत के बढ़त बनाए और सीरीज को जीत के इतिहास रच दें। बट क्या इंग्लैंड इसको जीत सकती है? ये कितने स्ट्रॉन्ग है, आइए इसको समझते हैं। देखिए, इंग्लैंड की तरफ से ओपन करने के लिए जैक क्रॉली और बेन डकेट आते हैं। स्ट्राइक में जैक क्रॉली आते हैं और जैक क्रॉली काफी कमाल के बैट्समैन हैं। ओवरऑल जैक क्रॉली ने 59 मैचेस खेले हैं, जहां इन्होंने 3313 रन बनाए हैं और इनका एवरेज 31.6 का है। ये एवरेज देख के आपको लग रहा होगा कि ये काफी कम एवरेज है यार, 31 के एवरेज में तो एक खिलाड़ी कैसे ही रन बना पाएगा? मतलब ऑस्ट्रेलिया के पास जहां 50 के एवरेज वाले प्लेयर है, 45 के एवरेज वाले प्लेयर है, वहां पे 31 का एवरेज। जैक क्रॉली तो बहुत ज्यादा मीडियोकर प्लेयर है, बट एक्चुअली में इनका ओवरऑल एवरेज भले ही 31 का है, एसेस के अंदर जैक क्रॉली बीस्ट बन जाते हैं। 2023 में जैक क्रॉली ने अपनी पहली एसेस सीरीज खेली थी, वहां पर 5 मैच के अंदर 9 इनिंग के अंदर ये 480 रन बना देते हैं, जहां पे इनका एवरेज 53 से ज्यादा का था। मतलब भले ये नॉर्मल खिलाड़ी आपको नजर आए, लेकिन एसेस के अंदर ये बीस्ट बन जाते हैं। इवन 2023 एसेस के अंदर 19 जुलाई को एक ऐसा मैच हुआ था जहां पे इन्होंने कमाल कर दिया था। इस मैच के अंदर पहले बैटिंग करने आई ऑस्ट्रेलिया 317 रन बना पाती है। अब इंग्लैंड जब इसको चेस करने आती है तो जैक क्रॉली अकेले 189 रन मारते हैं 182 बॉल में, मतलब कि पूरा बैच बॉल वाली इनिंग ये खेल के जाते हैं। बाद में इस पूरी सीरीज के अंदर इन्होंने 480 रन बनाए थे और ये मोस्ट रन गेटर थे, मतलब इन्होंने कमाल ही कर दिया था। अगर ये वैसा ही कमाल करने में सक्षम रहते हैं जो इंग्लैंड में कर रहे थे, तो एक्चुअली पूरी की पूरी सीरीज बहुत ज्यादा कमाल हो जाएगी। इंग्लैंड के ओपनर ही अगर ऐसी टोन सेट कर देंगे तो बाकी टीम इंग्लैंड की तो बहुत बढ़िया है। साथ में इनके ओपन करने के लिए बेन डकेट आते हैं और बेन डकेट के नंबर तो और भी ज्यादा अच्छे हैं। देखिए, बेन डकेट ने 38 मैचेस खेले हैं, 2800 से ज्यादा रन बनाए हैं और 43 के अराउंड इनका एवरेज है। इवन बेन डकेट वही खिलाड़ी है जिनको देखकर लगता है कि यार बैच बॉल तो यही खेल रहे हैं पूरा, क्योंकि ये हर गेम में 100 के स्ट्राइक रेट से बैटिंग करते हैं। लास्ट टाइम 2023 में इन्होंने एसेस खेल रखी है, वहां पे 5 मैच के अंदर ये 321 रन ही बना पाए थे, लेकिन ये इससे भी ज्यादा कैपेबल है। अभी हमने देखा था जब एंडरसन तेंदुलकर ट्रॉफी हो रही थी तो वहां पे बेन डकेट लगातार रन मार रहे थे, मतलब हर मैच में ये 62-50 ये इनिंग तो खेलते ही खेलते थे, लेकिन एक मैच में इन्होंने 149 रन भी मारे थे 150 बॉल पर। अच्छी बात यह है कि बेन डकेट के पास बहुत सारे शॉट है, रिवर्स स्वीप वगैरह भी ये मारते रहते हैं और ये एक्चुअली में काफी बढ़िया स्टेज सेट करके देते हैं। मोटा मोटा हम कह सकते हैं कि जैक क्रॉली बेन डकेट वन ऑफ द बेस्ट ओपनर्स हैं। दोनों मिलाकर अगर इंग्लैंड के लिए रन बनाएंगे तो इंग्लैंड बहुत ज्यादा डोमिनेट कर सकती है एसेस के अंदर। एंड ये ओपनर अच्छे भी हैं, ये रन बना सकते हैं। इन दोनों ने लगातार रन बनाए हैं। जैक क्रॉली ने एसेस में रन बनाए थे, बेन डकेट ने अभी एंडरसन तेंदुलकर ट्रॉफी में बनाए हैं, मतलब दोनों काफी बढ़िया खेल रहे हैं। जब पैट कमिंस जॉस हेजलवुड वैसे भी नहीं होने वाले तो इन दोनों ओपनर्स को ज्यादा दिक्कत भी नहीं होगी। स्टार्क बस को अगर खेल लें, बुलैंड को खेल लें, तो उसके बाद ये बहुत रन बना देंगे। वैसे इन दोनों में से कोई आउट हुआ तो इसके बाद बैटिंग करने ऑली पॉप आते हैं। देखिए, ऑली पॉप का ओवरऑल नंबर आप देखेंगे तो 61 मैच में 3607 रन ये बना चुके हैं और इनका एवरेज 35.4 का है। ये थोड़े से प्रॉब्लमेटिक है क्योंकि इनका एवरेज जो है ये 35 का ही नजर आता है, मतलब ये कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी खिलाड़ी नजर नहीं आते। एंड एसिस के अंदर ये एवरेज अगर बढ़ता तो अच्छा रहता, लेकिन एसिस के अंदर ये एवरेज बहुत ज्यादा घटता है। एक्चुअली में एसिस के अंदर 2023 में इन्होंने खेला था एक मैच, जहां पे 2 इनिंग को मिलाकर ये 73 रन बना पाए थे, उसके बाद इनको ड्रॉप किया गया।
इसके पहले 2021-22 में तो इन्होंने 3 एसिस के मैच खेले थे, जहां पे 6 इनिंग में ये 11 के एवरेज से रन बना पाए थे, मतलब 150 भी इन्होंने नहीं मारी। मिला जुलाकर आप कह सकते हैं कि एसिस में इन्होंने 4 मैच खेले हैं, 8 इनिंग इनको मिल चुकी है और 8 इनिंग के बाद भी ये 150 भी नहीं मार पाए हैं। सीधा आपको देखने को मिल रहा है कि एसिस जैसी बड़ी सीरीज का प्रेशर ऑली पॉप झेल नहीं पा रहे हो और ये रन नहीं बना पा रहे हैं। मतलब कि इंग्लैंड के ओपनर तो काफी बढ़िया है, लेकिन फर्स्ट डाउन में एक प्रॉब्लम आके खड़ी हो जाती है, वो ऑली पॉप है जो रन बना ही नहीं पा रहे हैं। लेकिन ऑली पॉप से निपटने के लिए ही इंग्लैंड ने सेकेंड डाउन में रख के रखा है जो रूट को। करंट टाइम में एक्टिव प्लेयर की लिस्ट में इनके जितने रन है टेस्ट क्रिकेट के अंदर, उतने रन पूरी दुनिया में किसी के भी नहीं है। 158 टेस्ट मैच ये खेल चुके हैं, 13,543 रन बना चुके हैं और इनका एवरेज भी 51 से ज्यादा का है। ये एसिस को 10 साल से खेल रहे हैं, मतलब 2015 के पहले से ये एसिस खेल रहे हैं और लगातार एसिस में डोमिनेट भी करते जा रहे हैं। सबसे पहले इनका डोमिनेंस देखने को मिला था 8 जुलाई 2015 को, जब ये नए नए आए थे और उसी समय ये डोमिनेट करने लग गए थे। एक्चुअली में इस मैच में पहले बैटिंग इंग्लैंड की आई थी, जो ये 8 जुलाई 2015 को हो रहा था, और यहाँ पे अकेले जो रूट ने 134 रन मारे थे और इंग्लैंड ने बनाए थे 430 रन। बाद में जब ऑस्ट्रेलिया की बैटिंग आई तो इंग्लैंड ने इनको 308 पर ऑल आउट कर दिया और 122 की इंग्लैंड लीड पर आ गया। इसके बाद इंग्लैंड की सेकेंड इनिंग आई, पूरी टीम 289 रन बना पाई और यहाँ पे भी जो रूट ने 60 रन की इनिंग खेली। मतलब कि कहने में कोई दौर आई नहीं है कि जो रूट अगर चलते हैं तो ये लगातार चलते हैं और हर इनिंग में रन मारते हैं। अगर हम सिर्फ एसिस की बात करें तो इन्होंने 34 तो एसिस के मैच खेल रखे हैं, जिसमें इनके 2400 से ज्यादा रन है, 40 से ज्यादा का एवरेज है। स्टीव स्मिथ की बात करंट टाइम में सबसे ज्यादा रन इनके ही हैं, ये लगातार डोमिनेट करते हैं। पूरी एसिस को मिलाकर इनकी 4 सेंचुरी अभी तक, और ये 10 साल से एसिस खेल रहे हैं, बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस है। मतलब ये कहने में कोई भी दोहराई की बात नहीं कि इंग्लैंड के बेस्ट बैट्समैन यदि हम देखेंगे तो जो रूट है, और सबकी नजरें जो रूट पे रहेंगी, क्योंकि वहीं से एक दीवार सी खड़ी होती है। वही वो खिलाड़ी है जो अगर रन बनाएगा तो पूरी टीम ऊपर जाती है और अगर नहीं बनाएगा तो पूरी टीम फंसने लग जाती है। जैसे आप ऑस्ट्रेलिया में स्टीव स्मिथ को देखते हैं, विराट कोहली को आप इंडिया में देखा करते थे, वही जो रूट करते आए हैं लगातार इंग्लैंड के लिए और वही ये करना चाहेंगे। बट दिक्कत यही है कि जो रूट का एक डार्क साइड भी है। इनका डार्क साइड है कि इन्होंने ऑस्ट्रेलिया के अंदर आज तक रन नहीं बनाए। ऑस्ट्रेलिया के अंदर ये 10 साल से खेल तो रहे हैं एसिस, लेकिन एक सेंचुरी भी यहाँ नहीं आई। 4 सेंचुरी जो इन्होंने मारी है पूरी की पूरी इंग्लैंड में मारी है। जब इंग्लैंड में एसिस होती है तब ये मार पाते हैं, ऑस्ट्रेलिया में नहीं मार पाते। यदि हम सिर्फ ऑस्ट्रेलिया के अंदर देखें तो 14 मैच में ये 27 इनिंग खेल ली है, इसके बाद भी ये 900 रन भी ऑस्ट्रेलिया में नहीं बना पाए हैं और यहाँ पे इनका एवरेज 35 का बस है। यही रीजन है कि जो रूट जब ऑस्ट्रेलिया पहुंचते हैं तो ऑस्ट्रेलियन न्यूज़पेपर ने कुछ ऐसा छापा जो बहुत ज्यादा कंट्रोवर्शियल था। ऑस्ट्रेलियन न्यूज़पेपर ने एक्चुअली में प्रिंट किया कि जो रूट अपने देश में बहुत ज्यादा एक्स्ट्राऑर्डिनरी है, लेकिन ऑस्ट्रेलिया में आके बहुत ही ज्यादा ऑर्डिनरी बैट्समैन है। इनका एवरेज ऑस्ट्रेलिया के अंदर 35 का है और ये एक भी सेंचुरी नहीं मार पाए हैं और एवरेज खिलाड़ी हमारे देश आ गया है एक बार फिर से हारने के लिए। अब ये चीज जो रूट को बहुत हर्ट करी होगी, क्योंकि वो इतने लेजेंडरी खिलाड़ी हैं जिनको बोला जाता है कि वो सचिन की सेंचुरी को सप्रेस कर देंगे, वो एक्चुअली में ऑस्ट्रेलिया में सेंचुरी नहीं मार पा रहे हैं। 13,000 से ज्यादा रन बनाने वाला बैट्समैन 27 से ज्यादा इनिंग ले लेता है, इसके बाद भी ऑस्ट्रेलिया में एक सेंचुरी नहीं मार पाता। ये चीज दिखाती है कि कितनी ज्यादा प्रॉब्लम है जो रूट के अंदर यदि ऑस्ट्रेलिया में खेलते हैं तो। हालांकि बेस्ट मौका है जब जो रूट सेंचुरी मार सकते हैं ऑस्ट्रेलिया के अंदर और डोमिनेट कर सकते हैं। एक्चुअली में इस बार ना हेजलवुड है ना पैट कमिंस है, पहले कुछ मैचेस में तो एक्चुअली में नहीं होने वाले हैं। यहाँ पे इनका जो ट्रियो है ऑस्ट्रेलिया का, ये बिगड़ चुका है। अब जब ऑस्ट्रेलिया की बॉलिंग उतनी पीक में है नहीं जितने हर साल रहते थे, इस बार इनकी बॉलिंग सबसे कमजोर नजर आ रही है। ऐसे में बेस्ट मौका है कि जो रूट यहाँ सेंचुरी मारे और अपनी टीम को भी जीत दिला के इतिहास रचना स्टार्ट करें। साथ में 16 साल का कर्ज जैसे 2005 में टूटा था उसको भी तोड़ना पड़ेगा। 10 साल से एसेस नहीं जीत पा रहे हैं ऑस्ट्रेलिया के अंदर, तो बिल्कुल भी नहीं जीत पा रहे हैं, तो जीतना ही होगा। तो देखने लायक होगा कि एक्चुअली में जो रूट सेंचुरी मार के सारी चीजें रिवर्स कर पाते हैं, अपना पूरा ट्रोल खत्म कर पाते हैं या नहीं कर पाते। वेल, जो रूट का अगर विकेट गिर भी जाता है तो इसके बाद बैटिंग में हैरी ब्रूक आते हैं और हैरी ब्रूक को जो रूट का सक्सेसर कहा जाता है। हैरी ब्रूक करंट टाइम में सबसे ज्यादा एवरेज होल्ड किए हुए हैं पूरी दुनिया में टेस्ट क्रिकेट के अंदर। सिर्फ 30 टेस्ट मैच हैरी ब्रूक ने खेले हैं, 2800 से ज्यादा रन बना दिए और इनका एवरेज 57.5 का है। ये एवरेज इतना हाई है कि पूरी दुनिया में अभी किसी का भी इतना एवरेज नहीं है, और इतने एवरेज से जब ये खेलने उतरेंगे तो परफॉर्मेंस देखने लायक होगी। अभी इन्होंने एसेस के अंदर 5 मैचेस खेले हैं। 2023 एसेस में आए थे, वहां पे इंग्लैंड में ही एसेस हो रही थी और 5 मैच में इन्होंने 363 रन बनाए थे, 40 से ज्यादा का एवरेज था। मतलब इन्होंने एसेस में अभी तक एक भी सेंचुरी नहीं मारी है। लेकिन इंटरेस्टिंग बात यह कि इस बार ये ऑस्ट्रेलिया जा रहे हैं, बहुत ज्यादा चुनौतियां आने वाली हैं और यहाँ पे इनकी परफॉर्मेंस देखने लायक होगी। इवन हैरी ब्रूक पाकिस्तान में जाके, इंडिया में आके, इंग्लैंड में जाके हर जगह डोमिनेट कर चुके हैं। अगर ये ऑस्ट्रेलिया में कर पाते हैं तो एक बार फिर से टेस्ट नंबर 1 रैंकिंग में आ जाएंगे।
साथ में हैरी ब्रूक को एक्चुअली में फिर बहुत बड़ा बैट्समैन माना जाने लगेगा, क्योंकि उस समय ऑस्ट्रेलिया में सेंचुरी मार चुके होंगे और ऑस्ट्रेलिया में सेंचुरी मारना आसान है नहीं। बट अगर इसके बाद भी हैरी ब्रूक आउट होते हैं तो फिर बैटिंग करने बेन स्टोक्स आते हैं। बेन स्टोक्स जो इसी टीम के कैप्टन होने वाले हैं, और बेन स्टोक्स सबसे इंपॉर्टेंट खिलाड़ी भी है। चाहे बॉल के साथ हो चाहे बैट के साथ, बेन स्टोक्स जैसा एक्सपीरियंस किसी को भी नहीं है पूरी टीम के अंदर। 115 मैच बेन स्टोक्स ने खेले हैं, 230 विकेट भी निकाले और 7000 से ज्यादा रन भी बनाए हैं। मतलब कि दुनिया में अगर बेस्ट ऑलराउंडर को हम देखेंगे फास्ट बॉलिंग ऑलराउंडर में, तो नंबर 1 में बेन स्टोक्स आएंगे। अगर हम इनके एसेस बस की परफॉर्मेंस देखें तो कौन भूल सकता है 2019 हेडिंग्ले कार्नेगी का वो मैच। 22 अगस्त के दिन लीड्स के ग्राउंड में हेडिंग्ले कार्नेगी में खेला गया एक ऐसा मैच जहां पे सिर्फ इतिहास रचा गया था। इस मैच में ऑस्ट्रेलिया की पहले बैटिंग आई थी और ऑस्ट्रेलिया ने 179 रन बनाए थे, क्योंकि यहाँ पे आर्चर ने 6 विकेट निकाले थे, बेन स्टोक्स को तो 1 ही विकेट मिला था। पर बाद में जब इंग्लैंड की बैटिंग आई तो इंग्लैंड तो 67 रन पर ऑल आउट हो जाती है और कोई रन भी नहीं बना पाता, ये 100 रन भी नहीं बना पाते और 179 के स्कोर में ऑस्ट्रेलिया लीड ले जाती है। इसके बाद जब ऑस्ट्रेलिया की बैटिंग आई तो ऑस्ट्रेलिया ने 246 रन बनाए, जिसमें बेन स्टोक्स ने 3 विकेट निकाले थे और इनको टारगेट मिला था 359 रन का। अब देखिए इस पर्टिकुलर समय तक हेडिंग्ले कार्नेगी में 359 का स्कोर कभी चेस नहीं हुआ था पूरे इतिहास में। इस मैच में ही वही हुआ, ये स्कोर बिल्कुल चेस नहीं हो रहा था। 300 रन तक तो इनके 9 के 9 विकेट गिर चुके थे और ऐसा लग रहा था मैच खत्म हो गया है। बट यहाँ से पूरे रन बेन स्टोक्स ने अकेले बना दिए, छक्के चौके मार के बनाए। इन्होंने इस मैच में 135 रन की नाबाद इनिंग खेली और अकेले दम पर यह ऐतिहासिक मैच जिता दिया। ये वो मैच था जो इतिहास के पन्नों में लिख दिया गया है, क्योंकि 1 विकेट से यहाँ पे इंग्लैंड जीती थी और अकेले दम पे बेन स्टोक्स ने मैच जिताया था। विकेट तो ये लेके ही गए थे दोनों इनिंग में 4, लेकिन साथ में 135 रन की वो इनिंग जो सब लोग याद करते हैं वो ऐतिहासिक थी। इवन वो बस नहीं, एसेस में लगातार बेन स्टोक्स ने परफॉर्म किया है। 24 मैच खेलने के बाद ये 1500 से ज्यादा रन भी बना चुके हैं और 45 से ज्यादा विकेट भी ले चुके हैं। ये लगातार डोमिनेट करते आए हैं, यही रीजन है कि इनको कैप्टन भी बनाया गया और इंग्लैंड एक्सपेक्ट कर रही होगी कि 10 साल बाद ये एसेस जीत जाएं। अब अगर यहाँ फिर भी बेन स्टोक आउट हो जाते हैं तो बेन स्टोक के बाद बैटिंग करने जेमी स्मिथ आते हैं। जेमी स्मिथ जो है ये कमाल के खिलाड़ी है, ये हैरी ब्रूक टाइप खेलते हैं, काफी तेज खेलते हैं और काफी रन बनाते हैं। ये जो भी खिलाड़ी तेज खेलता है ना उसके साथ दिक्कत ये रहती है वो रन नहीं बना पाता, लेकिन हैरी ब्रूक, जेमी स्मिथ दो ऐसे खिलाड़ी हैं जो तेज भी खेलते हैं और रन भी लगातार बनाते हैं। जैसे जेमी स्मिथ को देखो तो इन्होंने 15 मैच में 1000 से ज्यादा रन बनाए हैं और इनका एवरेज 50 का है, जबकि इनका स्ट्राइक रेट भी 100 का रहता है। मतलब कि टेस्ट के अंदर 100 के स्ट्राइक रेट से आप 1000 से ज्यादा रन बना चुके हो सिर्फ 15 मैच में 50 के एवरेज से, तो आप बहुत कमाल हो। इनका डेब्यू 2023 में हुआ था, इसलिए एसेस तो बिल्कुल भी अभी नहीं खेल पाए हैं, काफी ज्यादा न्यू है, लेकिन जब भी ये खेलते हैं कमाल खेलते हैं। इंडिया के सामने एंडरसन तेंदुलकर ट्रॉफी में हमने देखा जब एक इनिंग में 184 रन मार देते हैं नाबाद। जल्दी जल्दी विकेट गिरने के बाद भी जेमी स्मिथ वहां जमे थे और ऐसा जमे थे कि ये खेलते ही जा रहे थे। जेमी स्मिथ के अंदर बहुत पोटेंशियल है, इतना पोटेंशियल है कि इस ऑस्ट्रेलिया सीरीज में बहुत रन बना सकते हैं और एक्चुअली में डोमिनेट कर सकते हैं। जब सबकी नजर जो रूट पे होगी, हैरी ब्रूक पे होगी, जब जेमी स्मिथ आके कुछ ऐसा कर सकते हैं जिसमें सब शौक हो जाए। क्योंकि इंडिया के साथ सीरीज में 5 मैच में जेमी स्मिथ ने 434 रन बना दिए थे और यहाँ पे इनका एवरेज 62 का था। मतलब कि इनकी पहली एसेस होने वाली है, लगातार फॉर्म में दिखे और इस एसेस में अगर ये फॉर्म में दिखते हैं तो लोअर ऑर्डर भी काफी मजबूत नजर आएगा इंग्लैंड का। अब यहाँ तक इंग्लैंड की पूरी बैटिंग थी 7 नंबर तक। इसके बाद बॉलर्स हैं जो बैटिंग कर लेते हैं, लेकिन हम उनकी बॉलिंग की बात करेंगे, बैटिंग की बात नहीं करेंगे। मिला जुलाकर यदि हम सम अप करें तो 7 बैट्समैन इंग्लैंड से खेलने वाले हैं, जैक क्रॉले से लेकर यहाँ पे जेमी स्मिथ तक। यदि हम देखें तो हर बैट्समैन काफी कैपेबल है, टीम काफी बढ़िया हो और बैटिंग फुल पावर पैक्ड है। ओपनिंग यदि हम देखें तो जैक क्रॉले बैंड डकेट आने वाले हैं जो बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। फर्स्ट डाउन यदि हम देखें तो ऑली पॉप आएंगे जो थोड़ी सी प्रॉब्लम क्रिएट कर सकते हैं, लेकिन उसके बाद जो रूट आ जाते हैं, जो रूट के बाद तो कोई दिक्कत ही नहीं है, क्योंकि हैरी ब्रूक, बेन स्टोक, जेमी स्मिथ इतनी कमाल की बैटिंग है कि इनका ओपन और लोअर ऑर्डर बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। साथ में मिडिल ऑर्डर को स्ट्रॉन्ग बनाते हैं जो रूट और हैरी ब्रूक, मतलब कि इनकी पूरी की पूरी बैटिंग पावर पैक्ड बैटिंग है। इवन ऑस्ट्रेलिया की बैटिंग से यदि हम कंपेयर करें तो ऑस्ट्रेलिया का लोअर ऑर्डर तो काफी ज्यादा कमजोर है, जहां पे कैमरॉन ग्रीन, एलेक्स कैरी आते हैं जिनके एवरेज 34 है, मतलब 35 भी एवरेज नहीं है वो दोनों खिलाड़ियों के। वहीं यदि हम यहाँ देखें तो यहाँ पे जेमी स्मिथ का एवरेज 50 पहुंच जाता है, मतलब इनका लोअर ऑर्डर ऑस्ट्रेलिया से ज्यादा मजबूत है। पहला बॉलिंग की बात करें तो 4 मेन बॉलर इनके होने वाले हैं और इनके जो 4 बॉलर होंगे उसमें सबसे पहला नाम आर्चर का आता है। जोफ्रा आर्चर 15 टेस्ट मैच खेल चुके हैं, 51 विकेट निकाल चुके हैं, इनका टेस्ट एवरेज 30 का है। एक्चुअली में बहुत पहले से खेल रहे हैं, एक समय पीक बॉलर माने जाते थे, लेकिन इंजरी में काफी ज्यादा नीचे आए और यही रीजन था कि ये ज्यादा मैचेस नहीं खेल पाए।
स्पेशली 2019 में आर्चर इतने ज्यादा पीक में थे कि उस साल की एसेस में इन्होंने 4 मैच खेले थे और 4 मैच में 22 विकेट लेकर गए थे। 2019 एसेस में इतना ज्यादा डोमिनेट करने के बाद भी ना ये 2021-2023 एसेस नहीं खेल पाए, क्योंकि यहाँ पे इंजर्ड हो चुके थे, यहाँ पे ड्रॉप थे इंजरी के चलते। बट 2019 एसेस में इन्होंने कमाल कर दिया था, 20 के एवरेज से इन्होंने विकेट निकाले थे। यहाँ पे 22 अगस्त 2019 को एक मैच हुआ जो हेडिंग्ले कार्नेगी का वही मैच था जहां पे बेन स्टोक्स ने रन मारे थे। इस मैच में आप सोचिए ऑस्ट्रेलिया की पहले बैटिंग आई थी और ऑस्ट्रेलिया को 179 पर ऑल आउट किया गया था। ऐसा इसलिए हो पाया था क्योंकि जोफ्रा आर्चर 17 ओवर में 45 रन दिए थे और यहाँ पे इन्होंने 6 विकेट निकाले थे। बाद में सेकेंड इनिंग में भी ये 2 विकेट लेकर गए थे जब ऑस्ट्रेलिया 246 रन बना पाई थी और ये मैच इंग्लैंड जीत गई थी। इस मैच में बेन स्टोक ने ऐसी इनिंग खेली कि किसी ने जोफ्रा आर्चर को याद नहीं रखा, लेकिन जोफ्रा आर्चर ने 8 विकेट निकाले थे। इसी सीरीज के आखिरी मैच में इन्होंने एक इनिंग के अंदर 62 रन दिए थे और 6 विकेट ये लेकर गए थे और ये मैच भी इंग्लैंड जीती थी। इसका मतलब आप साफ देख सकते हैं कि जोफ्रा आर्चर में बहुत ज्यादा पोटेंशियल है, ये बहुत ही टॉप लेवल खिलाड़ी हैं और लगातार ये परफॉर्म किए हैं। एसेस के अंदर तो बहुत ज्यादा किए हैं। 2019 बस में इन्होंने एसेस खेली थी जहां पे 4 मैच में 22 विकेट निकाले थे, 20 का इनका एवरेज था और 2 बार इन्होंने 6 पर लिया था। जोफ्रा अगर कमाल कर देंगे 2019 जैसे तो एक्चुअली में टीम डोमिनेट कर सकती है। देखिए जोफ्रा आर्चर में हमेशा ही लोग भरोसा करते हैं, टीम भरोसा करती है, क्योंकि स्टार्टिंग में इन्होंने बहुत ज्यादा डोमिनेट कर रखा है। आप देखो कि 2022 आईपीएल में इन्होंने विड्रॉल कर दिया था कि मैं इंजर्ड हूं तो मैं नहीं खेलने वाला हूं। इसके बाद भी मुंबई इंडियंस ने इनको 8 करोड़ में रिटेन किया। मुंबई ने इनको इसलिए रिटेन किया क्योंकि 1-2 मैच भी खेल सकते थे और 1-2 मैच भी अगर ये खेलेंगे तो मुंबई को लगा था ये वहां भी कमाल कर देंगे। मतलब कि इन्होंने इस लेवल की अपनी लेगेसी क्रिएट कर ली थी कि मुंबई को लग रहा था कि 1-2 मैच भी खेलते हैं तो 8 करोड़ रुपए में कर लो रिटेन। बाद में अभी आप देखो कि 2025 आईपीएल के लिए राजस्थान रॉयल्स ने इनको 12 करोड़ 50 लाख रुपए में खरीदा। बाद में इंजर्ड थे, इसके बाद भी इनको 12 करोड़ 50 लाख रुपए दिए गए और जब ये खेलने आए तो इन्होंने डोमिनेट किया। अभी राजस्थान ने इतने सारे बॉलर छोड़े, इसके बाद भी जोफ्रा को नहीं छोड़ा और एक बार फिर से 12 करोड़ 50 लाख में रिटेन किया है। आईपीएल की टीमों, नेशनल टीमों, डोमेस्टिक टीमों लगातार बैक करती हैं सारी टीमें आर्चर को, क्योंकि आर्चर में बहुत ज्यादा पोटेंशियल है। बस प्रॉब्लम यही रही है कि इंजर्ड रहे हैं 3-4 साल, तो ये लगातार ऐसी इंजरी के शिकार रहे कि ये मैचेस खेल ही नहीं पा रहे थे। बट पहली बार ऐसा मौका आया है जब एसेस में शुरुआत से इनको मौका लगातार मिलने वाला है। 2019 में भी ये 4 मैच खेल पाए थे और 2021 में, 2023 में तो ये बिल्कुल भी नहीं खेल पाए। बट इस साल एसेस में ये पहले मैच से खेलेंगे, शायद ये 5 के 5 मैच खेल सकते हैं। मतलब बेस्ट मौका है कि एसेस में मोस्ट विकेट टेकर बन जाए। बेस्ट मौका है जब ये एसेस के अंदर डोमिनेट करें और बताएं कि किस लेवल के बॉलर हैं और ये हमें देखने को मिल सकता है। वेल आर्चर अगर कमाल नहीं भी कर पाए तो इन्हीं का साथ देने के लिए गस अकिंसन खड़े हैं। करंट टाइम में गस अकिंसन से अच्छा बॉलर कोई भी नहीं है पूरी इंग्लैंड की टीम में, क्योंकि इनका जो एवरेज है ये 22 का है। ये गस अकिंसन ने 13 मैच खेले हैं, 63 विकेट निकाले हैं और इनका एवरेज 22 का है। मतलब ये बहुत कमाल की बॉलिंग करते हैं। एक्चुअली में इंग्लैंड के पास जितने भी पेस बॉलर है उसमें ये अकेले बॉलर है जिनका एवरेज 25 से कम है और ये एक्चुअली में बहुत कमाल बात है। यही रीजन है कि गस अकिंसन को टीम खिलाने वाली है और लगातार मौके देने वाली है, क्योंकि ये जब भी खेले 5 4 ये लेके जाते हैं। हालांकि इन्होंने अभी तक एसेस तो नहीं खेली है, ये पहली बार एसेस खेलने वाले हैं, लेकिन ऑस्ट्रेलिया की पिचेस जहां पे फास्ट बॉलिंग को सपोर्ट मिलता है वहां पे विकेट निकाल सकते हैं। बाकी इन दोनों का साथ देने के लिए मार्क वुड खड़े हैं जो लगातार 150 की स्पीड को टच करते दिखते हैं। मार्क वुड जो है काफी ज्यादा एक्सपीरियंस बॉलर है, क्योंकि 37 मैचेस इन्होंने खेले हैं, 119 विकेट निकाले हैं। मतलब ये काफी एक्सपीरियंस बॉलर समझ आते हैं। सिर्फ एसेस की बात करें तो 11 मैच में मार्क वुड 41 विकेट निकाल चुके हैं और यहाँ पे इनका एवरेज 27 का हो जाता है। मतलब यहाँ पे काफी बढ़िया परफॉर्म करते रहे हैं। लास्ट टाइम 2023 में एसेस खेल के आए हैं जहाँ पे 3 मैच के अंदर इन्होंने 14 विकेट निकाले थे। मतलब इनमें बहुत ज्यादा पोटेंशियल है। कमाल बात तो है कि इनके पास स्पीड इतनी ज्यादा है कि बिल्कुल टोन सेट करके देते हैं बॉलिंग यूनिट की कि इस तरीके से बॉलिंग करना है। इवन 2023 एसेस में लीड्स के अंदर एक मैच हुआ जहां पहले बैटिंग ऑस्ट्रेलिया की आई और ऑस्ट्रेलिया 263 रन बना पाई। ऑस्ट्रेलिया इतने कम रन इसलिए बना पाई क्योंकि मार्क वुड 34 रन देकर यहाँ पे 5 विकेट हॉल लेकर गए थे। बाद में इसी मैच के अंदर सेकेंड इनिंग में मार्क वुड ने 2 विकेट निकाले थे और इस पूरे मैच में 7 विकेट लेकर गए थे, मैन ऑफ द मैच बने थे। तो इंग्लैंड के 3 परमानेंट फास्ट बॉलर होने वाले हैं, जिसमें जोफ्रा आर्चर होंगे, गस अकिंसन होंगे, मार्क वुड होंगे। मार्क वुड जिनके पास स्पीड है, जोफ्रा आर्चर जिनके पास एक्यूरेसी है और साथ में गस अकिंसन होंगे जिनका एवरेज बहुत ज्यादा कमाल का है। मतलब ये ट्रियो बॉलिंग काफी बढ़िया है। इनका साथ देने के लिए बेन स्टोक्स भी बॉलिंग करेंगे, जो एक्चुअली में इन बॉलिंग को बीस्ट बनाता है, क्योंकि बेन स्टोक्स बाजू से आके थोड़ी बहुत ओवर डाल के बहुत कमाल का इंपैक्ट डालते हैं। इन्हीं के साथ एक स्पिनर परमानेंट ये रखने वाले हैं जिसका नाम होगा शोएब बशीर। देखिए शोएब बशीर काफी ऑर्डिनरी बॉलर हैं जिन्होंने 19 मैच बस खेले हैं, 68 विकेट बस निकाले हैं, लेकिन इनको रखना पड़ता है क्योंकि स्पिनर अभी इंग्लैंड में कोई नहीं है।
इनफैक्ट बेन स्टोक ने अभी क्लियर नहीं किया है कि शोएब बशीर खेलेंगे या फिर यहाँ पे ब्रैडन कर्स खेलने वाले हैं, क्योंकि कर्स का नाम भी टीम में है। जब से बेन स्टोक्स कैप्टन बने हैं, ये अपनी 11 की स्क्वाड जो है 3 दिन पहले ही ड्रॉप कर देते हैं, ताकि सामने वाली टीम प्रिपरेशन करके आए कि ये खिलाड़ी खेलेंगे, उसके बाद भी ये जीत जाएं। तो ये अपनी स्क्वाड पहले से ही ड्रॉप करते हैं। बाकी टीम अपनी स्क्वाड जो है ये मैच के 1 घंटे पहले बताती है, लेकिन ये 3 दिन पहले बता देते हैं। इस बार बेन स्टोक्स ने पहले टेस्ट मैच के लिए 3 दिन पहले स्क्वाड बता दी है, लेकिन इन्होंने 12 मेंबर स्क्वाड बताई है। इन्होंने बोला कि भैया हम पिच देखेंगे, सेम डे में जैसी पिच रहेगी उस हिसाब से हम ब्रैडन कर्स या फिर शोएब बशीर को खिलाएंगे। मतलब कि पिच अगर फास्ट बॉलिंग को सपोर्ट करेगी तो ये ब्रैडन कर्स को खिलाएंगे, और अगर यहाँ पे थोड़ा बहुत स्पिन होता है तो शोएब बशीर को खिलाएंगे। वैसे किसी को भी खिलाए ज्यादा फर्क पड़ेगा नहीं, क्योंकि कर्स के भी 9 मैच में 36 विकेट है, 30 का एवरेज है। मतलब ये भी शोएब बशीर जैसे ऑर्डिनरी बॉलर है। कमाल बात यह है कि अगर पिच जो है फास्ट बॉलिंग को सपोर्ट करती है तो फिर कर्स को खिलाने वाले हैं, और फिर मैच और ज्यादा इंटरेस्टिंग हो जाएगा। आप सोचिए यहाँ पे अगर कर्स खेल जाते हैं तो गस हकिंसन के साथ कर्स होंगे, साथ में मार्क वुड होंगे, आर्चर होंगे और बेन स्टोक्स, मतलब 5 के 5 बॉलर फास्ट बॉलर्स होंगे। ये देखने लायक होगा जब फास्ट बॉलर्स दोनों एंड से लगातार बॉलिंग करते रहेंगे पूरे मैच में, तो क्या मैच होगा ये। पूरी की पूरी टीम यदि हम देखें तो 7 के 7 बैट्समैन बहुत बढ़िया हैं, सब लोग अच्छे फॉर्म में भी हैं। ऑली पॉप को छोड़ दिया जाए तो बाकी बैटिंग बहुत बढ़िया है। यदि हम बॉलिंग की बात करें तो बॉलिंग भी बहुत बढ़िया है। शोएब बशीर या फिर ब्रैडन कर्स को छोड़ दिया जाए तो मतलब कि एक बॉलर एक बैट्समैन में थोड़ी खामी नजर आती है। बाकी की टीम पूरी पैक्ड टीम है, और ये दोनों भी पैक्ड टीम के साथ परफॉर्म कर ही जाएंगे। सवाल यही है कि इतनी अच्छी टीम होने के बाद जहाँ पे इंग्लैंड की टीम बहुत ज्यादा पैक्ड है, क्या ये टीम एसेस जीत भी सकती है? यदि हम एसेस की बात करें तो इंग्लैंड अपने ही ग्राउंड में तो एसेस जीत सकती थी, क्योंकि यहाँ पे लगातार ड्रॉ खेलते आए हैं। बट ये एसेस जो है ये ऑस्ट्रेलिया में होने वाली है, और ऑस्ट्रेलिया के अंदर इंग्लैंड के नंबर्स बहुत ही ज्यादा बेकार है। लास्ट टाइम 2021-22 में ऑस्ट्रेलिया में एसेस हुई थी, जहाँ पे 4-0 से क्लीन स्वीप से बाहर हुए थे। मतलब ये इतना बेकार हारे थे। इससे पहले 2017-18 में एसेस ऑस्ट्रेलिया के अंदर हुई थी, जहां पे अगेन 4-0 से क्लीन स्वीप होकर रिटर्न आए थे। उससे पहले 2013 में एसेस हुई थी ऑस्ट्रेलिया के अंदर, जहां पे और भी बेकार ये 5-0 से क्लीन स्वीप हो गए थे। इंग्लैंड जो है ऑस्ट्रेलिया के अंदर एक मैच भी नहीं जीत पा रही है, सीरीज जीतना तो छोड़ो, यहाँ पे क्लीन स्वीप हो जाते हैं। बट इस बार बहुत बड़ा मौका है, क्योंकि इस बार पहली बार ऐसा हुआ है जब ऑस्ट्रेलिया के पास बॉलिंग का ट्रियो टूटा है। पहले ही मैच से पैट कमिंस हेजलवुड नहीं होने वाले। हेजलवुड तो 2-3 मैच नहीं खेलेंगे, और पैट कमिंस शायद सेकंड मैच से रिटर्न आएंगे। मतलब कि आपको काफी ज्यादा इनस्टेबिलिटी देखने को मिलेगी ऑस्ट्रेलियन बॉलिंग में, जहां पर ट्रियो टूटता दिख रहा है। ऐसे में बहुत बड़ा मौका है कि जो रूट जैसे बड़े बैट्समैन निकल कर आए, सेंचुरी मारे और एक्चुअली में टीम को यहाँ जीत दिलाएं। इवन जब इनके मेन बॉलर नहीं है तब तो इंग्लैंड जीत के बढ़त बना सकती है, और बाद में 1-2 मैच जीत के सीरीज छोटे मार्जिन से जीत सकते हैं। देखिए आज तक का इतिहास रहा है कि ऑस्ट्रेलिया में उनको कम्पीट भी नहीं कर पाते हैं, लेकिन इस बार बहुत बड़ा मौका है कि ये कम्पीट भी कर सकते हैं और जीत भी सकते हैं। जैसे 2005 में हम देखें तो 16 साल से वहां पे एसेस जो है इंग्लैंड नहीं जीत पा रही थी। लगातार 1988 से ऑस्ट्रेलिया ही एसेस जीतती थी। चाहे एसेस इंग्लैंड में हो चाहे ऑस्ट्रेलिया में हो, ऑस्ट्रेलिया ही जीतती थी। इंग्लैंड की हालत बहुत खराब थी, बट 2005 में सारे कर्ज टूट गए। इन्होंने एक्चुअली में वो सीरीज जीत ली 3-2 से। इस बार भी बहुत बड़ा मौका है। ये 10 साल से एसेस नहीं जीते हैं, और इस बार ऑस्ट्रेलिया की टीम से ज्यादा अच्छी टीम इनकी नजर आ रही है। बहुत बड़ा मौका है कि ऑस्ट्रेलिया को हरा दे उनकी जमीन में, और अगर ये ऐसा कर देते हैं तो एक्चुअली में कमाल हो जाएगा। आपको क्या लगता है, क्या कोई चांसेस हैं कि इंग्लैंड इस बार एसेस जीत सकती है, या फिर ये अगेंस्ट क्लीन स्वीप होने वाले हैं? कमेंट सेक्शन में जरूर से बताइएगा। इस एपिसोड को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। एसेस के लिए लगातार एपिसोड आने वाले हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तब तक ऑस्ट्रेलिया की स्क्वाड की वीडियो भी देख लीजिएगा।